जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा को लेकर के। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि हमें इस टॉपिक में यानी कि आज के जो लेक्चर में क्या-क्या समझना है, क्या जानना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जीन चिकित्सा क्या होती है, जीन थेरेपी क्या है। उसके बाद जीन चिकित्सा का आविष्कार कहाँ हुआ, फिर देन समझेंगे जो जीन थेरेपी के टाइप्स क्या हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस जीन चिकित्सा का उपयोग क्या है, क्या इससे हमारे जो आनुवांशिक डिजीज हैं वो सही हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स कि जीन थेरेपी आखिर है क्या। आइए समझते हैं। तो जीन थेरेपी में क्या है कि आपके सामने सबसे पहले टॉपिक है जीन चिकित्सा। तो किसी आनुवंशिक रोग युक्त भ्रूण, आनुवंशिक रोग का मतलब ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होता है, उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स को हुआ हो, वो बीमारी आपको हो जाए, फिर आपकी आने वाली संतानों में वो बीमारी चली जाए, ऐसे डिजीज को, ऐसे रोग को आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो वही चर्चा है किसी आनुवंशिक रोग युक्त भ्रूण, भ्रूण आप समझते हैं एम्ब्रियो, यानी कि जो जायगोट के बाद उसमें जब क्लीवेज हो जाता है तो उसे भ्रूण कहते हैं। या आनुवंशिक रोग से ग्रस्त पैदा हुए बच्चे में रोग से संबंधित जीन को, ये सबसे अच्छी लाइन है, संबंधित जीन को पहचान कर उसका उपचार करना ही जीन थेरेपी कहलाता है। ठीक है, तो अब ये बातें जीन थेरेपी। इसके बाद ये जीन थेरेपी का आविष्कार किसने किया, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि जो इन्वेंशन है, दूसरा पॉइंट है जीन चिकित्सा का आविष्कार। तो जीन चिकित्सा का जो आविष्कार है वो इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों को जाता है, यानी इसके आविष्कार का श्रेय इटली और अमेरिका के साइंटिस्ट इसके आविष्कार का श्रेय इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों को श्रेय मिलता है। ठीक है ना। तो अब इस पर विवाद ये है कि जैसे 1992 में आविष्कार को बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि जब 1992 में अगर आविष्कार की बात हुई है तो इससे पहले 1990 में पहला उपयोग भी कर लिया गया था। तो इस वजह से हमें सन को नहीं याद रखना है। और सबसे अच्छी लाइन, अच्छी बात है कि ये जो जीन थेरेपी है, ठीक है, जीन थेरेपी। तो अब दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट हमारा, अब जीन चिकित्सा के प्रकार को समझेंगे कि जीन चिकित्सा कितने प्रकार की हो सकती है और कौन सी वो हमारे लिए हमेशा के लिए लाभदायी होगी और कौन जो है केवल कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तक ही होगा। तो इसके बाद की जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी की, तो ये मेनली जो है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की है। एक को कह सकते हैं जर्मिनल या जर्म लाइन जीन थेरेपी, और सेकेंड वन हो सकता है आपका सोमैटिक जीन थेरेपी। ठीक है ना, दो। अब जर्म लाइन यानी कि अगर बात की जाए इन ह्यूमन बींग्स में, यानी मनुष्य में नॉर्मली तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक प्रकार की कोशिका होने का मतलब ये है कि सभी सेल सोमैटिक सेल होती हैं, यानी दैहिक कोशिका होती हैं, डिप्लॉयड सेल होती हैं, द्विगुणित कोशिका कह सकते हैं उसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम का कंटेंट है 23 गुणसूत्र मदर से,
और 23 गुणसूत्र फादर से, 23 और 23 मिलकर के 46 क्रोमोसोम का एक जायगोट बनता है और वो जायगोट जो है वो द्विगुणित होता है इस तरह से। और जायगोट एक टोटीपोटेंट सेल होती है जो सभी तरह की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, इसलिए उसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं, बट जिस सेल से स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन होता है अर्थात गैमीट बनता है, उसे रिप्रोडक्टिव या जर्मिनल सेल भी कहते हैं। ठीक है, उसे नॉर्मली रिप्रोडक्टिव यानी जननी कोशिका कहते हैं। तो अब जो पहला टाइप है जर्मलाइन जीन थेरेपी, तो इसमें क्या होगा आइए देखते हैं। जैसे आपने जीन चिकित्सा में पढ़ा कि जिस जीन में कमी हो, त्रुटि हो, उसमें म्यूटेशन हो चुका हो, वो डिजीज काज कर रहा है, तो उस जीन को पहचान कर अगर इसकी बात करें पहले की, तो इसमें स्पर्म सेल और ओवम सेल और हम लोग जायगोट की भी चर्चा कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें आनुवांशिक बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है, हमेशा के लिए, तो हमें या तो स्पर्म सेल में या ओवम सेल में या फिर जायगोट में उस जीन को पहचान करके जीन को या तो उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए, या फिर यानी जो त्रुटिपूर्ण जीन है, जो जीन रोग उत्पन्न कर रही है, उसको पहचान कर उसके प्रभाव को समाप्त कर दें और उसके स्थान पर हम एक दूसरी जो उस एंजाइम को, उस रोग को ठीक करने वाला जो जीन है, उसको ला करके प्रविष्ट करा देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये क्या करेगी, वो जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन में वो बीमारी नहीं पहुंचने वाली है। तो ये जो जर्मलाइन जीन थेरेपी है ये काफी हेल्पफुल है, यानी कि ये नेक्स्ट जनरेशन में ये डिजीज नहीं जाएगी। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ आ रही होगी। तो यानी कि अगर नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी नहीं जानी चाहिए, इसके लिए आपको चेंज कहाँ करना पड़ेगा, यानी किस सेल में, तो स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका, या फिर ओवम सेल अंडाणु कोशिका, या फिर युग्मनज में जायगोट में चेंज कर दें, जिससे वो आने वाली संतति में वो रोग ना हो। और अगर मान लीजिए परिलक्षित होता है तो उसमें भी उसकी आने वाली जो संतति होगी उसमें वो रोग नहीं होगा। ठीक है, दूसरे की चर्चा करते हैं, सोमैटिक जीन थेरेपी। ये क्या होता है? अब देखिए, सोमैटिक जीन थेरेपी एक प्रकार से अस्थायी है। अस्थायी होने का मतलब है कि इसमें नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सेल का यूज ना करके शरीर की किसी भी कोशिकाओं का यूज करके आप उस त्रुटिपूर्ण जीन को सही कर सकते हैं, और सही करने के बाद वो जीन जो आप बाहर से ऐड कराएंगे, किसी अच्छे जीव का जीन जो उस पार्टिकुलर एंजाइम को बना सके जिसके लिए आप उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो बना सकती है, जैसे नॉर्मली हम एडीए की बात करेंगे आने वाले अभी जीन चिकित्सा के उपयोग में, तो उसमें क्या होगा, सोमैटिक सेल में आप रिप्रोडक्टिव सेल को यानी स्पर्म, ओवम और जायगोट को छोड़ करके बाकी शरीर की किसी भी कोशिका में वो चीज प्रवेश करा दें, वो जीन, और प्रवेश कराने के बाद वो जीन जो आप प्रवेश कराए थे वो फिर से काम करना शुरू कर दे, अर्थात प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरह की जो थेरेपी है उसे सोमैटिक जीन थेरेपी कहते हैं। आई होप बात बिल्कुल कंफर्म होगी। देन हमारी टॉपिक है जीन चिकित्सा के उपयोग। ठीक है, इस जीन चिकित्सा का यूज क्या है, आइए इस बात को समझते हैं। जीन चिकित्सा का उपयोग, ठीक है ना, इसका यूज ऑफ जीन थेरेपी। नेक्स्ट टॉपिक हमारी है यूज ऑफ जीन थेरेपी। ठीक है, अब देखिए, अब यूज ऑफ जीन थेरेपी का कैसे क्या करना है हमें। हम ये कह रहे हैं कि
इससे पहले मैंने इंसुलिन के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। इंसुलिन, इसके पहले अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो इसके पहले कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर और उसके बारे में आप समझ सकते हैं पीछे का वीडियो देख करके। तो इसमें क्या होने वाला है, इस जीन थेरेपी का उपयोग कहाँ पर है, सबसे पहले कहाँ पर हुआ, और हमारे शरीर में ये जीन जो है, इंसुलिन का जीन किस क्रोमोसोम में बनता है, उसको सब जानेंगे। आइए समझते हैं। तो जीन थेरेपी का यूज, तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले 1990 में, 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में इस जीन थेरेपी का प्रयोग किया गया था। अब देखिए उसमें हुआ क्या, जो वो 4 वर्षीय लड़की थी उसके अंदर एक बीमारी का मतलब, वो जो लड़की थी उसके पास अन्य मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी उसके पास। अगर शक्ति नहीं थी उसके पास, इसका मतलब उसमें किस एंजाइम की कमी थी, अर्थात इंसुलिन, क्योंकि वो इंसुलिन एक एंजाइम बनाता है एडीए, और जब एडीए की कमी हो जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, और वो लड़की उसी रोग से ग्रस्त थी। ये 4 वर्ष की लड़की उसी रोग से ग्रस्त थी, अर्थात उसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर था कि वो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाए तब भी वो हो सकता है कि वो डेथ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। तो सबसे पहले इसी लड़की पर प्रयोग किया गया, अर्थात इस लड़की में किसकी कमी थी, एडीए, एडीए जिसको आप कहते हो एडिनोसिन डीएमीनेस एंजाइम, ठीक है। ये अब इस एंजाइम की कमी से क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, यानी कि कमजोर, वीक हो जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब ये है रोगों से लड़ने की ताकत आपके पास नहीं रहेगी। तो अब क्या हुआ, ये जो एडीए का जीन है ये हमारे शरीर की 11वें जोड़ी के क्रोमोसोम में बनता है, पाया जाता है। यानी इंसुलिन का जीन या एडीए का जीन, एडीए या हम कह सकते हैं इंसुलिन का जीन, ये भाई काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन या एडीए का जीन जो है 11वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में मिलता है, सोम में मिलता है, ठीक है। अब क्या करें, अब बात को यहीं पर समझना है कैसे क्या किया जाएगा। नॉर्मल अगर उस लड़की में ये जीन जो है त्रुटिपूर्ण है, यानी कि ये जो है आगे चल करके इंसुलिन का जो जीन है वो एडीए एंजाइम नहीं बना पा रहा है उस लड़की के अंदर, 4 वर्षीय लड़की के अंदर, तो आप ये चाहते हो कि हम बाहर से किसी भी इंसान का या किसी भी एनिमल्स का इंसुलिन का जीन इसके अंदर, इस लड़की के अंदर प्रवेश करा दें, तो उसके अंदर वो जीन एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के एडीए का फॉर्मेशन करना शुरू कर दे और वो लड़की के पास इम्यून सिस्टम की पावर आ जाए। आप यही चाहोगे। तो यही उन वैज्ञानिकों ने भी यही चाहा और उन्होंने ये सफल एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। तो वो कैसे हुआ था आइए समझते हैं कैसे हुआ। देखिए अब 11वीं जोड़ी में जो गुणसूत्र था, सॉरी 11वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र था, अब क्या हुआ कैसे, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, यानी कि जो गर्ल थी, यानी कि जो 4 वर्ष की लड़की थी, इसकी ब्लड सेल्स में
यानी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल में एक होता है WBC, जिसे आप कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, और इस कार्पसेल्स से लिम्फोसाइट सेल, यानी इस लड़की के अंदर जो ब्लड सेल है यानी जो कणिकाएं हैं, उस कणिकाओं में WBC को चयनित किया और उस WBC के लिम्फोसाइट सेल को निकाल लिया। अर्थात नॉर्मली हम कहते हैं बोन मैरो की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। बोन मैरो, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का मतलब होता है जो हमारे हड्डी के अंदर गुलाबी रंग का, पिंक कलर का लसलसा पदार्थ होता है, उसी सेल को कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है ना। उसमें नॉर्मली ब्लड सेल होती है और वहीं पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। किनारे पर RBC, बीच में WBC, तो वहीं पर इसका निर्माण होता है। तो वहां से हमने क्या कर लिया, लिम्फोसाइट सेल, बोन मैरो की लिम्फोसाइट सेल को निकाल लिया। तो इस लड़की के, इसको जब लड़की की जो सेल है बोन मैरो की लिम्फोसाइट सेल, इसको आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब जब ये सेल आप बाहर निकाल लिए, तो आप बाहर से यानी दूसरे जीव के 11वीं जोड़ी के गुणसूत्र से आपने क्या कर लिया, गुणसूत्र से इंसुलिन का जीन एक्सट्रैक्ट कर लिए, अर्थात आप निकाल लिए। मतलब बाहर से किसी अदर एनिमल का या अदर ह्यूमंस का, जिसमें डिजीज नहीं का, बीमारी नहीं थी, ठीक है, तो उस दूसरे पर्सन के 11वीं जोड़ी के गुणसूत्र से आपने इंसुलिन का जीन निकाल लिया और इस इंसुलिन के जीन को किसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड से आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसको ऐड कर दिए। किस एंजाइम से, लाइगेज एंजाइम से आपने बैक्टीरिया की प्लाज्मिड से इस इंसुलिन के जीन को ऐड कर दिए, जोड़ दिए आप। बात यहां तक बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो जब आपने जोड़ दिया लाइगेज एंजाइम से, तो अब आप चाहते हो कि ये जो आपका आर प्लाज्मिड बन गया, ठीक है, इस प्लाज्मिड को किसी वायरस के अंदर प्रवेश करा दो, वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में, यानी जो बना था ये प्रवेश कराने के बाद, इसका मतलब इसमें इस इंसुलिन का जीन प्लाज्मिड में था और ये वायरस को जब इसके पास आपने इसमें प्रवेश करा दिया, तो इस वायरस से इस सेल को इन्फेक्ट करा दो। इन्फेक्ट कराने का मतलब ये हो गया, जो वायरस है वो इसके अंदर यानी इस लिम्फोसाइट सेल के अंदर पहुंचेगा, इसको संक्रमित करेगा, तो अपना जीनोम जो है, जो ये वाला जीनोम इसके अंदर पहुंचा था इस वायरस के, तो वायरस अपना जीनोम जो है इस सेल के अंदर प्रवेश करा देगा। अब इस सेल के अंदर जब प्रवेश करा देगा, इस लिम्फोसाइट सेल के अंदर, ये आपका प्रवेश हो गया जीन, इंसुलिन वाला जीन प्रवेश हो गया। तो इस लिम्फोसाइट सेल को इस 4 वर्षीय लड़की में, जो आपकी 4 वर्ष की लड़की थी, गर्ल्स थी, जिसमें ये डालना था आपको, उसके अंदर इस लिम्फोसाइट सेल को इस लड़की के अंदर फिर उसी बोन मैरो में प्रवेश करा दीजिए, ठीक है ना, प्रवेश करा दिए। और ये जो जीन है इंसुलिन का जीन इस लड़की के अंदर पहुंचा और वो लड़की के अंदर वो जो है प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। ये जीन जो है इंसुलिन वाली जीन शुरू कर दी और आगे चल करके उस लड़की के अंदर ADA एंजाइम का फॉर्मेशन शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। और वो लड़की इस बीमारी से, मतलब जो बीमारी है उससे, यानी स्किड कह सकते हैं, SCID इस बीमारी का नाम था, यानी कि सेवरर स्किड रोग से वो लड़की बच जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ आई होगी। तो हम ये समझते हैं कि जो लड़की के अंदर जो रोग था, उस रोग का क्या नाम था, स्किड। अब स्किड का पूर्ण नाम क्या है, सेवरर
कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है ना, ये यानी कि संयुक्त संयुक्त न्यूनता प्रतिरक्षा रोग। क्या मतलब था इसका? इसकी हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा? संयुक्त न्यूनता न्यूनता प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। और वो लड़की किस रोग से ग्रसित थी? इससे। इस रोग को ग्रसित करने वाला जीन कौन सा था भाई? इंसुलिन का जीन था, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या बनाता था? कौन सा एंजाइम? एडीए बनाता था। और वो लड़की, अब एडीए क्या वीक कर देता है आपके शरीर में? इम्यून सिस्टम को, रोगों से लड़ने की ताकत को कमजोर कर देता है। ठीक है ना। आई होप ये जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी आपको अच्छे से समझ आई।